कि उसने अपने ब्लाउज के अंदर हाथ डाली, अपना निकाली है और उसके सर पर फट से मारी। उसका पूरा सर छन्ना गया। हेमालती, एक ऐसी खूबसूरत बला, एक ऐसी सुंदर सी प्यारी सी चुड़ैल जिसका सिर्फ एक ब्रेस्ट होता है। ये इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है ना कि कोई भी नौजवान मर्द इसकी खूबसूरती के आगे मंत्रमुग्ध हो जाता है। और फिर एक बार ये अपने खूबसूरती के जाल में किसी भी मर्द को फंसा लेती है, फिर वो ऐसी चाल चलती है कि उसके चाल और उसके जाल से निकल पाना असंभव हो जाता है। फिर सामने वाले मर्द का ऐसा हश्र होता है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे फिर बचा नहीं पाती है। आज की यह कहानी आपके सर से लेकर पैर तक रोंगटे खड़े कर देने की काबिलियत रखती है। शर्त है, ध्यान से सुनिए, इत्मीनान से सुनिए। यह कहानी है नारायण नाम के व्यक्ति की। नारायण महाराष्ट्र के शाहपुर के अंदर के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। डर नाम की चीज क्या होती है नारायण को पता ही नहीं था। डर शब्द का मतलब ही नहीं मालूम था। उसके इसी व्यवहार, उसके इसी नेचर की वजह से वो पेशे से एक पहलवान था। उसे घर में उसकी एक पत्नी थी, उसकी एक बेटी थी, उम्र 35 साल की थी जैसा मैंने बताया। उसकी एक बीमार मां भी रहती थी। ये अपने परिवार का भरण पोषण अपनी पहलवानी के कमाए हुए पैसों से ही करता था। पहलवानी का नाम करे तो इसने बड़े बड़े दिग्गजों को अखाड़े में उठाकर पटक चुका था। नारायण से सब घबराते थे और उससे उतना ही ज्यादा प्यार भी करते थे, क्योंकि नारायण स्वभाव से बड़ा ही सरल सा व्यक्ति था। प्यार से नारायण से कोई भी कुछ भी कह दे, वो दौड़ पड़ता था उसकी जरूरत पूरी करने के लिए। इसी वजह से कई बार नारायण की मासूमियत का लोग फायदा भी उठाते थे। लेकिन एक बार नारायण को समझ में आ जाए कि अच्छा, मेरी शराफत का फायदा उठाया जा रहा है, तो फिर वो नारायण के हत्थे चढ़ जाता था। भाई ये ना, जिस पहलवानी मतलब जिस ग्रुप में पहलवानी सीखता था, जहां पर ये प्रैक्टिस करता था, वहां पे जो इसके सरदार थे, मतलब वहां पर जो इसके ट्रेनर जी थे, ट्रेनर को ये बाबा बाबा कहता था। नारायण से उम्र में ज्यादा थे, 55-60 साल के आसपास की उम्र रही होगी। और वो अपनी जवानी में और भी अच्छी पहलवानी किया करते थे। दिखने में वो भी नारायण की तरह ही हट्टे कट्टे थे। बाबा जो थे, उनकी एक बेटी थी जो कि मुंबई में रहती थी और वहीं पर कुछ काम किया करती थी। हमेशा से पूरे गांव के लोगों ने बाबा की बेटी की खूबसूरती के चर्चे सुने थे। पूरे गांव के लोग जानते थे कि बाबा की बेटी कितना पैसा कमा रखी है, कितना नाम कमा रखी है मुंबई जैसे बड़े शहर में। वो गांव ना जाने कितने सालों से नहीं आई थी और ना जाने कितने सालों से लोगों ने उसको देखे नहीं थे। बहुत कम उम्र में ही वो मुंबई चली गई थी। वहीं पर वो पढ़ाई लिखाई कर रही थी। खैर, ये तो पूरी कहानी का बैकड्रॉप हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नारायण ना पहलवानी सीखने सुबह सुबह चले जाया करता था और फिर रात में 1-1 बजे घर लौटा करता था। उसकी इस हरकत से उसकी पत्नी और उसकी मां बहुत परेशान थे। मां वैसे भी बीमार रहती थी, नारायण को हमेशा डांटती थी और पत्नी भी कहती थी कि आपके घर आने का समय 8-9 बजे का होना चाहिए। आप जब तक घर नहीं आते हैं, माँ जी और मेरा खाने में मन भी नहीं लगता है। हम आपके चक्कर में ही रुके रहते हैं, आपकी ही टेंशन लगी रहती है। एक तो आप ऐसे रास्ते से आते हैं जहां पर बलिश्ता मारू घूमती है। आपको पता है ना, आपके जैसे खूबसूरत नौजवान हट्टे कट्टे मर्दों का बलिश्ता मारू क्या हश्र करती है। नारायण भी हंसकर कह देता, हट मेरे सामने अगर कोई शेर भी आकर खड़ा हो जाए ना तो मैं उससे डरूंगा नहीं। तो ये बलिश्ता मारू क्या है? एक ऐसी शैतान जो दिखाई भी नहीं देती, सिर्फ सुनाई देती है। वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। कभी मेरा उससे सामना हो जाए, ऐसा उठा के पटकूंगा ना कि जीवन में याद रखेगी कि नारायण नाम के व्यक्ति से पाला पड़ा था। ऐसा वैसा आदमी नहीं, पहलवान हूं मैं। ऐसी बात कर देता भाई वो अपनी पत्नी और अपनी मां के सामने। तो पत्नी मां भी उसका जज्बा देख के शांत हो जाते, क्योंकि माँ जी की उम्र ज्यादा थी और माँ जी ये जानती थी कि जब तक कोई भी व्यक्ति ऐसे भूत प्रेत या बलिश्ता मारू जैसी चीजों से घबराए ना, तो सामने वाली एंटिटी किसी भी इंसान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सामने वाला इंसान अगर डर गया तो बस बैंड बज गई। लेकिन नारायण तो किसी भी चीज से नहीं डरता था।
इसलिए थोड़ी सी कई बार चिंता कम भी हो जाती थी। एक दिन की बात है, नारायण घर पर आता है और अपनी पत्नी और अपनी माँ जी से कहता है कि देखो, ठीक एक हफ्ते बाद गांव के बाहरी इलाके में दंगल शुरू होने वाला है। ये बहुत बड़े लेवल का अखाड़ा है। उसमें मुझे बहुत बड़े बड़े पहलवानों से कंपटीशन लड़ना है, जो कि मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे शहरों से आएंगे। ना जाने किस तरह की प्रैक्टिस मिली होगी उनको, ना जाने कैसे कदकाठी के होंगे। मुझे पूरी तरह से तैयार रहना है। देखो, मैं डर नहीं रहा हूं, लेकिन हाँ, प्रिपरेशन पूरी कर रहा हूं। इसलिए आने वाले एक हफ्तों तक कई दिन ऐसे होंगे कि मैं कभी घर पर आऊंगा तो कभी नहीं। आप लोग घबराना नहीं, और माँ जी समय पर खाना खा लेना। ठीक है भाई। नारायण को ऐसी ही जिंदगी पसंद थी, तो माँ जी और पत्नी जी ने भी उसकी इस लाइफस्टाइल के साथ एडजस्ट कर लिए थे। अब वो निकला अपना सामान अमान लेके, एक हफ्ते का सामान लेके सरदार जी के घर पर पहुंच गया। मतलब बाबा, सरदार जी मतलब बाबा, यानी कि इसके कोच, उनके घर पर पहुंच गया। और केवल यही नहीं, नारायण ही नहीं, नारायण के साथ वाले और भी पहलवान बाबा के घर पर रुके हुए थे। बाबा का घर घर नहीं, बाबा का घर हवेली था, और अलग अलग कमरे में अलग अलग पहलवान। कहते थे कि बाबा के जो परदादा के जो दादाजी थे, मतलब जो बाबा हैं अपने, जो ट्रेनर हैं, उनके परदादा के दादाजी समझ लो राजा के लेवल की हैसियत रखते थे, बहुत पैसे वाले थे। तो उन्होंने अपनी जवानी में हवेली बनाए हुए थे, और उन्हीं की पुश्तैनी हवेली में सब लोग रहा करते थे। और वो भी, बाबा भी समाज सेवा करते थे। बाबा चाहते थे कि हमारे गांव से नारायण जैसे पहलवान निकले और वो बड़े स्तर पर पहुंचे, इसलिए वो समाज सेवा करते थे। ठीक है भाई। नारायण और भी पहलवान बाबा के घर पर पहुंच जाते हैं, अपना सामान अमान रख देते हैं। 2 दिन तक बढ़िया खतरनाक वाली प्रैक्टिस होती है। फिर बाबा नारायण के पास आते हैं। रात के तकरीबन 8 बजे हुए थे। ये समझ लो तीसरी रात थी बाबा के घर पर रुकने वाली। बाबा नारायण के पास आते हैं और कहते हैं कि नारायण, तुझे तो पता है मेरी बेटी मुंबई में रहती है। आज उसके आने का था, चिट्ठी मिली थी उसकी मुझे। वो शायद 9 बजे तक बस से पहुंच जाएगी शाहपुर। तो जा, तू उसे ले आ। हो सकता है कि उसकी बस शाहपुर से थोड़ी आगे बढ़े, अपने गांव के वो जो जंगल वाला रास्ता है वहीं पर रुके, वहाँ पर उतरेगी। तो एक काम कर, तू 9 बजे से पहले उस रास्ते में जाकर खड़ा हो जा। अगर तुझे वो बस मिली तो ठीक है, अगर वो बस नहीं मिली तो समझ जाना कि वो शाहपुर में उतरी है। फिर तू किसी भी साधन से शाहपुर चले जाना, और फिर बेटी को घर पर सुरक्षित लेकर आना। सिर्फ तेरे ऊपर भरोसा है, क्योंकि डर क्या होता है तुझे पता नहीं है। उसे लेकर आना। किसी भी और दूसरे पहलवान को बोलूंगा तो वो यही कहेंगे कि गांव के सुनसान रास्ते में बलिश्ता मारू घूमती है। मेरे तो समझ में नहीं आता ये बलिश्ता मारू होती क्या है, होती क्या है। तुझे पता है क्या नारायण? नारायण भी यही कहता है, नहीं मालूम बाबा, पता नहीं। मेरी पत्नी भी, मेरी आई भी यही कहती रहती है, बलिश्ता मारू तेरे जैसे नौजवान मर्द का ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। बोलते चल अच्छी बात है, विश्वास नहीं करता है मतलब डरता नहीं है। जा, निकल जा, वरना देर हो जाएगी और मेरी बेटी थोड़ी परेशान हो जाएगी। मुंबई में रहती है, शहरी हो गई है, और तू उसे देख कर पहचान लेगा। चिंता मत करना, उसका हाव भाव, रहन सहन हम लोगों से बहुत अलग है। तो ये भी बोलता है कि ठीक है। अपने फटाफट कपड़े पहनता है, कुर्ता पैजामा डालता है जिस प्रकार के पहलवान कपड़े पहनते हैं, और निकल जाता है नारायण। अब पहले वो 9 बजे वहाँ पर जाकर पहुँच गया है, खड़ा है उसी सुनसान रास्ते में जहाँ से वो बस क्रॉस होती है। मतलब वो बस कैसी समझ लो, हम मुंबई से निकली है, शाहपुर बस स्टॉप पे रुकी है, वहाँ पर सवारी उतरी, और फिर वो बस कुछ और सवारियों को लेकर आगे निकलेगी। तो शाहपुर के बाद जहाँ से वो निकलने वाली है वहाँ पर अपना नारायण खड़ा हुआ है। नारायण खड़ा है, उसने देखा कि बस रुकी है और उससे कोई भी शहरी लड़की नहीं उतरी। यानी बाबा की बेटी इसी बस से आने वाली थी और उतरी नहीं है। तो नारायण को फिक्र हुई कि यहाँ नहीं उतरी है तो वो शाहपुर में उतर गई है लगता है। नारायण ने सोचा कि शाहपुर मुझे पहुँचना पड़ेगा। अब नारायण इंतज़ार करने लगा कि कोई आए और उसकी सहायता से मैं वहाँ तक पहुँचूँ। तो एक ट्रक वाला आया। एक ट्रक वाले से उसने लिफ्ट लिया।
ये समय हो रहा था रात के 9:45 का। वो ट्रक से सवार हुआ और ट्रक वाला भी निकल पड़ा। बीच रास्ते में बदकिस्मती, मतलब शाहपुर आने ही वाला था। शाहपुर आने में लगभग 3 किलोमीटर रहे होंगे। ट्रक का टायर फट गया। नारायण को बड़ी चिंता हुई कि अरे वैसे ही इतना ज़्यादा समय हो चुका है और मुंबई वाली लड़की, बाबा की बेटी, बहुत परेशान हो रही होगी वहाँ पर। शाहपुर का बस स्टैंड तो इतने बजे तक बहुत सुनसान हो जाता है। बाबा को पता चलेगा कि मैंने इतनी देर लगा दिया बेटी को लेने में, तो मेरी तो खटिया खड़ी करके रख देंगे। ट्रक ड्राइवर से कहता है कि तुम अपने टायर का ध्यान दो, मैं निकलता हूँ, मैं देर हो रहा हूँ। वो ट्रक से उतर गया और पैदल पैदल शाहपुर बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। एकदम सुनसान रास्ते से जा रहा है, रात का वक्त है, थोड़ी पहले की बात है, तो इतनी स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती थी। उसने सोचा साला सीधे सीधे रास्ते से जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, मैं एक शॉर्टकट पकड़ लेता हूँ। उसने शॉर्टकट पकड़ लिया और एक जंगल वाले रास्ते से जाने लगा। ये जंगल वाला रास्ता गांव के लगभग हर एक व्यक्ति को पता था। सब लोग इस रास्ते के बारे में जानते थे क्योंकि ये रास्ता थोड़ा मतलब मैसी था, कच्चा रास्ता था, लेकिन बहुत जल्दी शाहपुर बस स्टैंड पहुंचा देता था। तो गांव के लोगों को जिनको अर्जेंसी में शाहपुर बस स्टैंड पहुंचना है, वो इसी छोटे वाले रास्ते से जाया करते थे। तो ये भी उसी रास्ते से शाहपुर स्टैंड की तरफ जाने लगा। और ये रास्ता भी जब ख़त्म होने ही वाला था, ये शाहपुर बस स्टैंड पहुंचने ही वाला था, बस स्टैंड केवल 1 किलोमीटर रहा होगा मुश्किल से, अचानक से इसको सामने से एक लड़की आती हुई दिखाई दी। गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी, बेहद खूबसूरत। उसकी खूबसूरती को देखकर ये बिल्कुल ऐसे ही रह गया। इसको समझ में नहीं आया कि क्या रिएक्ट करे। उसने जिस प्रकार से अपनी हेयर स्टाइल बनाई हुई थी, उसने जिस प्रकार से अपनी एसेसरीज पहनी हुई थी, कुछ गहने पहनी हुई थी, जिस प्रकार की उसने सैंडल पहनी हुई थी, उसे देखकर नारायण समझ गया था कि ये लड़की मुंबई से ही आई है और ये कोई और नहीं, ये बाबा की ही बेटी है। ये बिल्कुल मतलब ब्लैंक रह गया था वहां पर। ये उसके पास गया बड़े प्यार से, बोला कि बाबा की बेटी लता आप ही हैं? लता नाम था उसका। बोलती है जी हाँ, आपने बहुत देर नहीं कर दी आने में। ये बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मैं किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं ही जानता हूँ। आपको हवेली में पहुँचकर सब कुछ समझा दूंगा। अभी बहुत देर हो चुकी है, तो चलिए अब घर की तरफ आगे बढ़ते हैं, वरना बाबा तो मेरी खटिया खड़ी करके रख देंगे। बोलती है जाऊंगी जाऊंगी, तुम मुझे लेने नहीं आए थे ना, तो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, मैंने वहीं पर कुछ खाना खा ली। अब खाना खा ली हूं तो मेरे मुंह का टेस्ट थोड़ा बिगड़ सा गया है। अब मैं आगे तो तभी बढ़ूंगी जब तुम मुझे पान ला कर दोगे। मुझे पान खाना है, पान नहीं लाओगे तो आगे नहीं जाऊंगी। ये तुम्हारी सजा ही समझ लो, पहले पान और फिर आगे बढ़ूंगी, वरना बाबा को फिर से तुम्हारी शिकायत करूंगी कि तुमने मुझे लेने में और देरी कर दी है। ये बोलता है कि लेकिन ये जंगल वाला सकरा रास्ता है, यहाँ पर पान ठेला नहीं मिलेगा। आप एक काम कीजिए, हवेली चल लीजिए, आपको अंदर घुसने से ही पहले मैं पान बना कर दे दूंगा, हवेली में बहुत पान रखे रहते। ये बोलती नहीं, मेरे मुंह का टेस्ट अभी बिगड़ा है, हवेली पहुंचने में लगभग आधे घंटे पौन घंटे और लगेंगे। मैं अपना खराब मुंह लेकर घर तक पहुंचूंगी, मुझे पान अभी खाना है, मतलब अभी खाना है। ये बोलता है कि ठीक है, शाहपुर स्टैंड ही चल लो, शाहपुर अब इतनी दूर भी नहीं है। ये बोलती है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं थक गई हूँ। साइड में ना एक पत्थर, बड़ा सा चट्टान जैसा पत्थर था, वो उस पर जाकर बैठ गई। बोली कि अब यहीं पर लेकर आओ, मैं रुकी हुई हूँ, तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इसने बोला ठीक है। अलग जिद में मुंबई वालों की भी भाई बड़े बड़े रहते हैं नखरे कई बार। हाँ, शहरी लोग हैं, बड़े लोग हैं, ऐसा करके थोड़ा अपने मन में बात किया और भागा है बस स्टैंड की तरफ। 1 किलोमीटर था बस स्टैंड, वहाँ से पान बनवाया है और उसी की खूबसूरती के बारे में सोचते 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 आ गया उसी जंगल में, उसी पेड़ के पास, उसी चट्टान के पास, उसी चट्टान के पास जिसके ऊपर लता बैठी हुई थी। जैसे उसने लता को साइड से देखा तो उसने एक बड़ी वियर्ड सी चीज अब नोटिस किया। अभी तक तो वो लता को सामने से देख रहा था ना, अब साइड से देखा। पान लेकर आया तो लता समझ लो चट्टान के ऊपर ऐसी बैठी हुई है और ये यहां से उसको देख रहा है।
इसने नोटिस किया कि लता का तो केवल एक ही ब्रेस्ट दिखाई दे रहा है, हैवी साइज में। वो देखकर थोड़ा शॉक हुआ कि कैसे संभव हो सकता है। खैर, शायद धुंधलापन आ रहा है, बहुत दौड़ा हूं तो थक गया हूं। और बाबा की बेटी है यार, मैं ऐसे कैसे उसको ऐसे देख रहा हूं यार। नहीं, मैं गलत कर रहा हूं। कोई खूबसूरत है, मतलब ये बहुत गलत है। भगवान मुझे माफ़ करना। नारायण ने मन में ये कहा और लता की तरफ आगे बढ़ गया। लता जी, ये लीजिए, मैं आपके लिए पान ले आया। अब पान खाकर घर की तरफ चलिए, वरना बहुत समय हो जाएगा और मैं बहुत परेशानी का सामना करूंगा। आप नहीं समझ रही हैं। ये बोलती, ठीक है, लाओ पान। उसने इसके हाथ में पान दिया। उसने पान का वो रैपर होता है ना, जो कागज़ का, वो खोली है और पान ऐसे खाने को हुई कि ऐसे बड़े उस वो एक होता है ना, एक लड़कियों का एक अदा होती है, बड़ी अदा और नखरे के साथ पान नीचे गिरा दी। बोलती, ओह, पान नीचे गिर गया, उठा कर दो ना। उसने बोला, अरे नीचे गिरा हुआ पान खाएंगे? तुम्हारे हाथ से तो सब खा लूंगी, जहर भी। तुम दो ना उठाकर। ये बोलता है, हाँ देता हूं। ये नीचे झुका है, पान उठा ही रहा था कि उसने अपने ब्लाउज के अंदर हाथ डाली, अपना ब्रेस्ट निकाली है और उसके सर पर फट से मारी। उसका पूरा सर झन्ना गया। उसका दिमाग काम नहीं करा। उसने जैसे ही ऊपर देखा तो पागल सा हो गया, क्योंकि लता के हाथ में उसका ही ब्रेस्ट था। वो क्या रिएक्ट करे क्या नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने सब छोड़ छाड़ के ऐसी दौड़ाई शुरू किया, ऐसा भागा हवेली की तरफ जिसकी कोई लिमिट नहीं। ऐसा कभी जीवन में नहीं दौड़ा होगा। ऐसा कहीं दौड़ जाए तो पहलवानी नहीं, वो ओलंपिक में उतरे। ऐसा भागा है, भागते 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 हांफते हवेली के सामने। हवेली में सब उसका इंतजार कर रहे थे, बाबा भी। बाबा उसे देखकर बहुत गुस्सा हुए। कहां था तू अभी तक? इतना देर क्यों लगा दिया? ये बोलता है, बाबा मैं लता जी को ही लेने गया था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ। अरे क्या लता जी को लेने गया था? तू गया है और तेरे जाने के थोड़ी देर बाद लता तो घर पर आ गई। तो पीछे से लता भी आती है। हाँ बाबा, आप बुला रहे हैं। और देखा कि लता तो कोई और ही है। हाँ, ये भी मुंबई वाली ही दिखाई दे रही थी, लेकिन एक साधारण सी लड़की। तो इसने बोला, अगर लता जी ये है तो मुझे जंगल में कौन मिली थी जो अपने आप को लता बता रही थी? बाबा कहते हैं कि कौन मिली थी? क्या बता रही थी? साइड से एक पहलवान आकर कहता है, कहीं वो हेमा लत्ती तो नहीं थी? ये बोलता है, हेमा लत्ती मतलब कौन? फिर दूसरा पहलवान बोलता है, बलिश्ता मारू। बलिश्ता मारू, ये क्या होता है? फिर जितने भी पहलवान खड़े थे, बलिश्ता मारू हेमा लत्ती के ऊपर विश्वास करते हैं, वो बताते हैं कि बलिश्ता मारू एक प्रकार की शैतानी शक्ति का नाम है। जिस शैतानी शक्ति का एक प्रकार होता है हेमालत्ती। हेमालत्ती एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी बुरी ताकत है जिसका जन्म एक बहुत खूबसूरत औरत के तौर पर होता है। लेकिन उसका जन्म आसान तरीके से नहीं होता है। उसका जन्म होता है तब जब 7 भैंसे और 7 प्रेग्नेंट औरतें एक साथ एक गांव में मरे। तो वो दिखने में तो एक साधारण बहुत सुंदर स्त्री की तरह होती है, लेकिन उसके पास केवल एक ही स्तन, एक ही ब्रेस्ट होता है। वो अपनी खूबसूरती के जाल में खूबसूरत मर्दों को फंसाती है, अपने पैर के पास झुकाती है, और जब कोई भी मर्द उसी खूबसूरती के जाल में फंसकर उसके पैर में झुके तो वो अपना एक हैवी ब्रेस्ट निकालती है, उसके सर पर दे मारती है। और जैसे ही उसका ब्रेस्ट, उसका स्तन सामने वाले मर्द के सर पर पड़ता है तो समझ लो हेमालत्ती, उस खतरनाक बलिश्ता मारू का शिकार वो आदमी बन गया है। ऐसा होने के 12 दिन के अंदर उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसने बोला, ये सब कुछ उस जंगल वाली औरत ने मेरे साथ किया है, तो क्या अब मेरी भी मृत्यु हो जाएगी? आज हर एक पहलवान ने, बाबा के घर पर मौजूद हर एक व्यक्ति ने पहली बार नारायण को डरते हुए देखा। उसकी घबराहट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हाथ पैर इतने कांपने लगे कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था।
उसे लेकर तुरंत ही गांव के एक ओझा के पास ले जाया गया। वो ओझा काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ऐसी शैतानी शक्तियों को पछाड़ने में उन्होंने बड़ी बड़ी महारत हासिल की हुई थी। उन्होंने झाड़ फूक किए और बोले कि तेरे ऊपर जो परेशानी आई थी वो तुरंत तो अब नहीं घटेगी, कुछ समय के लिए आगे बढ़ जाएगी। ईश्वर तेरा साथ दे। उस पहलवान को लेकर जाने लगे सब लोग। पीछे से नारायण की पत्नी भी अब आ चुकी थी। नारायण की पत्नी को वो ओझा बोल देते हैं, अभी के लिए इसकी मृत्यु तो टल गई है, लेकिन अब ये ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इसका सामना हेमालत्ती से हुआ है, एक ऐसी बलिष्ठा मारू से हुआ है जो इस दुनिया में सबसे खतरनाक शैतानी शक्ति मानी जाती है। ये कोई साधारण भूत चुड़ैल पिशाचनी नहीं होती है, ये कुछ बहुत खतरनाक है। जितना समय हो सके अपने पति के साथ बिताओ। बस भाई, ये पति यानी कि नारायण आने वाले 2 साल तक जीवित रहा, लेकिन कैसे इसके 2 साल कटे हैं वो इसके परिवार वाले ही जानते हैं। रोज़ खून की वो मीटिंग हो रही है, रोज़ फीवर, रोज़ शरीर इतना ठंडा हो जा रहा है जैसे बर्फ। मतलब इसके साथ क्या क्या नहीं हुआ। कुछ इस प्रकार से तबीयत खराब हुई जो हद से ज़्यादा एबनॉर्मल थी। इनके पास जितने ज़्यादा पैसे रहे होंगे सब इन लोगों ने इसके इलाज में डाल दिए। लेकिन नारायण, जब उसका सामना उस हेमालत्ती से हुआ था तब उसका वजन 115 किलो था, बॉडी बिल्डर वाला 115 किलो। और जब उसकी मृत्यु हो रही थी ना तो उसका वजन 50 किलो था। हाइट की बात करें तो उसकी हाइट थी 6 फीट 10 इंच। 50 किलो में आकर ख़त्म हुआ है वो। इस पूरी घटना की कहानी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि नारायण की जो बेटी थी, मैंने आपको बताया था, बेटी की फ्रेंड की बेटी ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। ये घटना को घटे हुए हालांकि आज काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन आज तक गांव का कोई भी व्यक्ति उस घटना को पूरी तरीके से भुला नहीं पाया है। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी पास होती रहती है और लोगों के मन में हेमालत्ती को लेकर डर बनाए रहती है। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।